बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम फ़िस्कल पॉलिसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस का एक लाजमी जुज़्व है। इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू की बात हम कर रहे हैं। तो डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों से, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था। कई सारे एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब आएगा यूट्यूब पे। तो आपको बताते चलें कि ये हमारे जो लेक्चर सीरीज़ होती है यूट्यूब पे सिर्फ डेमो हम लेक्चर्स अवेलेबल करते हैं। जो व्यूअर ये समझते हैं कि ये इस तरीके से अगर कोर्स हम कवर करेंगे तो हम समझ सकते हैं, हम अपनी तैयारी ठीक कर सकते हैं, तो वो हमारे कंप्लीट कोर्स को यहाँ पे हार्वर्ड एकेडमी का एड्रेस वेबसाइट का मेंशन है, उस पे कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल होता है, जो कि थ्रू मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो अभी तक हमारी थोड़ी सी स्पीड इसलिए हमने स्लो रखी कि आने वाले दिनों में कुछ एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ज़रा तरतीब इस तरीके से रखें कि हम जब ज्वाइन करें तो हम भी चीज़ें कवर कर सकें। तो उनके लिए बेनिफिशियल है, एक अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं देना और उनको फुल टाइम मिल रहा है, तो जितने हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं वो उनको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज से हम इस टॉपिक का भी आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है पहले एक टॉपिक पे होगा, फिर दूसरे पे होगा। तो जो व्यूअर्स या जो हमारे एस्पिरेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं वो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हमें किस पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए। तो सिंपल है कि हमारे जो कोर्स में सबसे पहला टेस्ट है उसके देख लें कि कंटेंट्स क्या हैं, उसको पहले तैयार करें, फिर दूसरे टेस्ट के कंटेंट्स को देखें, उसको तैयार करें, सो ऑन। जब आप सारे टेस्ट को क्लियर करेंगे आपके सारे सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ। फ़िस्कल पॉलिसी को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़िस्कल पॉलिसी है क्या? तो नॉर्मली जो पाकिस्तान में फ़िस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी भी आप कह सकते हैं, जिसका आगाज़ 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक इख्तिताम होता है। आगाज़ 1 जुलाई से और इख्तिताम 30 जून तक। जब नया बजट आता है तो ये गवर्नमेंट की इनफैक्ट कैलकुलेशंस होती हैं, गवर्नमेंट के प्लान होता है। फ़िस्कल पॉलिसी जो फिनेंशियल मैटर्स को हैंडल करना, अगर आप बिल्कुल फ्रीडम दे दें जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर हैं, बायर्स हैं, तो इकॉनमी में स्टेबिलिटी नहीं रहती। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है या डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। डिप्रेशन में हालात बहुत तंग हो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास भी पैसा सेविंग में पड़ा होता है और स्पेंडिंग कम हो जाती है। जब बूम होता है, इंटरेस्ट रेट बड़ा होता है और जो इन्फ्लेशन, कीमतें भी चीज़ों की बढ़ रही होती हैं, तो ये एकदम जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है, बूम आ जाता है, उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से जब बिज़नेस के अंदर डिप्रेशन आता है तो भी गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है। तो ये एक पूरे साल की कैलकुलेशन होती हैं जिसको गवर्नमेंट ने लेके चलना होता है फ़िस्कल पॉलिसी। तो हमने आज इस लेक्चर में ट्यूटोरियल टाइप, आप ये समझ लें कि हमने सेशन में फ़िस्कल पॉलिसी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग या अपना माइंड बनाना है कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम ग्रैस्प करेंगे। लेटर ऑन पाकिस्तान की जो फ़िस्कल पॉलिसी करंट ईयर की है उसके ऊपर हमने डिटेल से सारे के सारी चीज़ें कवर करनी है, जिससे आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से फ़िस्कल पॉलिसी में प्लान हैं, स्पेंडिंग कैसे होती हैं, सेविंग्स कैसे होती हैं, रिसीविंग कैसी होती है, सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी की सारी बेस बनेगा ये आपका जो आज का हमारा लेक्चर है। तो वन बाय वन एक एक चीज़ पे बात करेंगे और सिंपल तरीके से बात करेंगे, कोई इतना हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके नहीं चलेंगे। फ़िस्कल पॉलिसी इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। इकोनॉमी को रेगुलेट करना होता है और गवर्नमेंट के पास दो हथकंडे होते हैं, दो हथियार होते हैं। या तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है जो कि गवर्नमेंट के लिए सेविंग्स होती हैं। टैक्सेस का मतलब साथ में कोई फीसेस, कोई पेनल्टीज़ या कुछ इस तरीके से फ़ाइन वगैरह, या बाकी जितनी भी जो गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा किसी भी तरीके से पॉपुलेशन से इकट्ठा किया जाता है, आवाम से लिया जाता है, वो गवर्नमेंट की होती हैं रेवेन्यूज़। गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ यानी कि गवर्नमेंट जहाँ से पैसा कमाती है, और या दूसरे नंबर पे आप ये इसको कलेक्शन भी कह सकते हैं। तो फिर इसके अलावा
गवर्नमेंट की मशीनरी को वर्किंग करने के लिए गवर्नमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, उनको भी लेके चलने की ज़रूरत होती है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से होती है, लोगों को सैलरी देनी होती है। उन इदारों की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, स्टेशनरी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक इदारे को दरकार होती हैं। तो जो गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा मांगा जाता है, लिया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, उसको गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहते हैं। यानी कि दो जगह होगी, हम अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो हम भी इसी पे ही काम कर रहे होते हैं। हम हर इंसान की लाइफ में एक फिस्कल पॉलिसी उसकी चल रही होती है, यानी कि उसके सोर्सेज कहाँ से हैं, रेवेन्यूज़ कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं, कलेक्ट कहाँ से कर रहा है और पैसे को खर्च कहाँ पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो ये हिसाब किताब या खर्चों का अंदाज़ा लगाती है, या फिर पिछले साल में जितनी खर्चे हुए थे, कितने रेवेन्यूज़ कलेक्ट हुए थे, उसको बेस बनाते हुए फर्दर प्रेडिक्शन की जाती हैं। इसको हम कहते हैं फेडरल बजट। तो वफाकी हुकूमत अपना एक बजट पेश करती है जिसमें वो सारी आउटलाइन देती है कि हमने आने वाले पीरियड में कितने टैक्सेस लगाने हैं और कितने प्रोजेक्ट करने हैं, कितने हमने रेल, रोड, ब्रिजेस वगैरह बनानी है। तो फेडरल बजट क्या हुआ, एक साल का हिसाब किताबा या फिर हिस्सों का ऐसा खर्चा और जमा खर्च जिससे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना टारगेट सेट करती है कि हमने कितने पैसे इकट्ठे करने, जो पिछले साल हमने इकट्ठे किए उससे अब कितनी और की ज़रूरत पड़ी है, यानी कि हम टैक्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम खर्चे अपने कम करेंगे या बढ़ाएंगे। तो दोनों तरफ हो सकता है, टैक्स भी बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, और दूसरे साइड पे स्पेंडिंग भी बढ़ाई भी जा सकती हैं और कम भी की जा सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी और इसको हम फेडरल बजट में गवर्नमेंट जो है हमें पेश करती है और हम भी जो अवाम है उस पर भी नज़र रखती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या लेके आती है। तो इसकी अगर तारीफ़ करें तो प्लान फॉर द रिसेप्शन एंड स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, कि गवर्नमेंट के कितने रेवेन्यूज़ होंगे और उन रेवेन्यूज़ के खर्चे कहाँ पे होंगे। फिस्कल ईयर क्या होता है, ये 12 महीनों का एक पीरियड होता है जो किसी भी डेट को शुरू हो सकता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। पाकिस्तान का 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। अच्छा, इस फिस्कल पॉलिसी में या फिस्कल पॉलिसी के अंदर कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट या तो पॉलिसी को एक्सपेंशनरी लेवल पे जाती है, यानी कि अपने बिजनेस को, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को बढ़ाओ, एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने से क्या है कि गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी। तो अगर एक बंदे के पास 10 लाख एक साल की अर्निंग है और टैक्स नहीं पे करना पड़ता, 10 लाख ही वो लगा देगा। इट्स मीन कि उसकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। जब स्पेंडिंग बढ़ेंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, यानी कि वो जिस दुकान पे बार बार जाता था, पहले अगर उसकी 5 लाख थी, 5 लाख टैक्स पे करता था, 50% की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इतना होता नहीं है। अगर वो इतना करता था तो उसको शॉपिंग के लिए 5 लाख बचते थे पूरे साल के। अब अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती ही नहीं है तो 10 लाख वो लगा देगा, खर्च कर देगा। इट्स मीन के जो उसके इर्द गिर्द या जो उसकी नेचर है स्पेंडिंग की, उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी तो बढ़ेंगी। तो इट्स मीन के हर इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगी तो मामला क्या होगा कि माशरे के अंदर हर बिजनेस करने वाला या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा। तो ये क्या है, फिस्कल पॉलिसी दैट इनकरेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी बढ़ती है, हायर स्पेंडिंग, टैक्स कट्स, इसमें टैक्स कम हो जाते हैं। जब टैक्स कम होते हैं तो लोगों के पास पैसा बच जाता है और पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रैक्टरी पॉलिसी क्या है, वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी की उल्टी है, यानी कि इसमें टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है और स्पेंडिंग गवर्नमेंट की कम हो जाती है। इसके लिए कंट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, एक्सपेंशनरी। तो फिस्कल पॉलिसी दैट रिड्यूसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है। लोअर स्पेंडिंग, इसमें गवर्नमेंट के या इंडिविजुअल के खर्चे कम हो जाते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं और टैक्सेस बढ़ने की वजह से लोगों के पास सेविंग कम होती हैं और डेफिनेटली जब सेविंग नहीं होंगी तो वो खर्चे कहाँ से करेंगे। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी की कुछ लिमिट्स हैं, गवर्नमेंट को भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हार्ड फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज स्पेंडिंग लेवल्स के फ़र्क किया। पिछले साल अगर गवर्नमेंट ने तनख्वाहों की मद में 10 अरब दिया, अब ये नहीं है कि तनख्वाहें उसको कम कर सके। 10 अरब से 12 अरब तो हो सकती हैं, 10 से 9 नहीं होगा। लिहाजा गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल है कि हर दफ़ा टैक्सेस बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप उन खर्चों को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या मुश्किल होती है, हार्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर किसने देखा है कि कौन सी मुसीबत होगी, कौन सी आफत होगी, जैसे कोरोना इशू है, किसको पता था। तो इस तरह के मामलात कई सारे होते हैं जिसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
तो प्रिडिक्ट जब नहीं कर सकते तो आपकी सारी की सारी ये पॉलिसीज़ फिस्कल प्री डिटर्मिनेड रेट्स पे या जो बजट में आप बातें करते हैं उस पर अमल दरामद करना मुश्किल होता है। क्यों? गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट कि हमने इतना रेवेन्यू बढ़ाना है, हमने इतने टैक्सेस लगाने हैं, बिजनेस से इतना हम कलेक्ट करेंगे। जब कोरोना आया, बिजनेस एक्टिविटीज़ ही डंप हो गई, तो कहाँ से कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट? तो उसको फिर अल्टीमेटली बाहरों कोई ना कोई करना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मशीनरी अवेलेबल नहीं होती और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ठीक ठाक टाइम लग जाता है, यानी कि समटाइम्स एक्शन इज़ टू लेट। जबकि हम करंट गवर्नमेंट से भी शिकवा करते हैं कि कोई चेंज नहीं आ रही, कोई पॉलिसीज़ नहीं, तो गवर्नमेंट के लेवल पे जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनका असर बहुत टाइम लग जाता है। तो ये क्या है? डिलेड टाइम चेंजेस डोंट हैपन ओवरनाइट, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है उसके नताज फ़ौरन से नहीं मिल जाते, बल्कि टाइम टेकिंग ये होता है। अगर हम इसको ओवरऑल रिव्यू करें, पहले देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा फिर हम आगे चल के एक्सपेंशनरी पॉलिसी पे बात करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी इज़ क्या है? द फेडरल गवर्नमेंट्स यूज़ ऑफ टैक्सिंग। हमने पहले बात की कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है और उस टैक्स की वजह से जो पैसा जमा होता है, उस जमा शुदा पैसे को खर्च करना, यानी कि गवर्नमेंट ने पैसा तो अपने पास नहीं रख के वो ढेर लगा लेना, वो आवाम की वेलफेयर के लिए लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उसकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। टू कीप द इकोनॉमी स्टेबल, कि कब हमने टैक्स ज़्यादा करना है, कब हमने खर्चे ज़्यादा करने हैं या कम खर्चे करके टैक्सेस बढ़ाने हैं, जिससे ग्रोथ को कम करना है या फिर जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को हमने कम करना है। ये गवर्नमेंट के पास एक टूल हो जाता है, फिस्कल पॉलिसी इसी को कहते हैं। दूसरे नंबर पे फर्दर क्या है? द फेडरल गवर्नमेंट यूज़ ऑफ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग टू मेक द इकोनॉमी अनस्टेबल। समटाइम स्टेबल चल रही होती है, उसको अनस्टेबल गवर्नमेंट खुद कर लेती है। समटाइम जैसा कि एक बड़े रिथम से सारी चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो जो गरीब के बस की बात ही नहीं रहेगी, तो उस चीज़ को रोकना पड़ेगा, इसलिए अनस्टेबल करना है। वरना आपके माइंड में आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी की डिस्टेबल खुद कर रही है। सी ए प्लान बाय द गवर्नमेंट टू स्पेंड इट्स रेवेन्यूज़। ये फिस्कल पॉलिसी ये भी कहती है कि गवर्नमेंट के पास जितना जमाशुदा पैसा है कहाँ पे खर्च करना है। ए चेक बाय पार्लियामेंट ओवर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ओवरऑल फाइनेंशियल सैंक्शन करती है, जितने भी फाइनेंस के मामला होते हैं वो प्रेसिडेंट को जाते हैं। जहाँ पे भी खर्चा करना होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पावर देगा, लेकिन पार्लियामेंट उस पर डिसीजन लेती है और सदर भी अंधाधुंध अपने खर्चे ऐसे नहीं कर सकता, तो पार्लियामेंट एक इंटरवीन करती है। सदर के ओहदे के पास जितने ये राइट्स होते हैं या जो पावर उसको दी गई होती है, उस पावर पे एक चेक होता है। ये तो हो गया फिस्कल पॉलिसी, यानी कि जो बजट के मुतालिक, यानी कि टैक्स कलेक्ट करना, पैसा खर्च करना। दूसरा नंबर पे है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जिसमें इकोनॉमी ग्रो करती है, टैक्सेस कम होते हैं, स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ जाती है। ये तो ये दो तरीके से हो सकती है, यानी कि लोगों को आसानी करना, यानी कि इकोनॉमी को ग्रो करना। रेजिंग टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो टैक्स आप लेते हैं स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं। रेजिंग टैक्सेस एंड डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये भी हो सकता है कि टैक्सेस रेज जो कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम कर दे। फर्दर क्या है? कटिंग टैक्सेस। अब टैक्सेस कम कर दो एंड डिक्रीजिंग स्पेंडिंग, यानी कि टैक्स भी कम कर दो, स्पेंडिंग भी कम कर दो। कटिंग टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, तो ये भी हो सकता है कि टैक्सेस कम करो और स्पेंडिंग बढ़ा दो। तो दोनों, यानी कि या तो टैक्सेस रेज करेंगे, तो रेज करने के साथ यानी कि दो दफ़ा आप कहेंगे टैक्सेस रेज, तो आगे स्पेंडिंग बढ़ा दें, स्पेंडिंग कम कर दें। दूसरे नंबर पे आप कहेंगे कि कटिंग टैक्स, टैक्स को कम करेंगे तो साथ दोनों फिर स्पेंडिंग बढ़ा दें, स्पेंडिंग कम कर दें। फिस्कल पॉलिसी के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि इकोनॉमी अपने आप को खुद सेट करती है, जिसको लेज़ी फेयर एक टर्म यूज़ की जाती है कि इकोनॉमी को उसके हाल पे छोड़ दो, चीज़ें खुद एडजस्ट होंगी। डिमांड और सप्लाई पे सारी की सारी चीज़ें रेगुलेट होती जाएंगी। लेकिन ये क्या है कि बिज़नेस के अंदर कई दफ़ा डिप्रेशन आया, बूम आया और उसके बाद एक बस्ट हुआ, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लॉसेज लोगों के हुए, तो ये कंसेप्ट वहाँ पे डेड हो जाता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। द आइडिया दैट द फ्री मार्केट रेगुलेट्स इटसेल्फ, मार्केट को छोड़ दो, वो खुद अपने आप को रेगुलेट कर लेगी। ग्रेट डिप्रेशन पॉइंटेड आउट द वीकनेस ऑफ दिस थॉट, यानी कि जो डिप्रेशंस आई, जो इकोनॉमी के अंदर एकदम जो कीमतें बढ़ के फिर एकदम ज़ीरो पे चली गई, तो उसकी वजह से ये कंसेप्ट वीक पड़ गया। फिर केन्जियन इकोनॉमी होती है, जॉन मैनर्ड केन्स की ये कंसेप्ट, द आइडिया दैट द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग। वो कहता है कि गवर्नमेंट को खर्चे ज़्यादा करने चाहिए लोगों की वेलफेयर के लिए, टू स्पार्क डिमांड एंड हेल्प इकोनॉमी।
अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो डिमांड बढ़ेगी। वो कैसे, इसको ज़रा आप इकोनॉमी के मद में समझ लें कि फ़र्ज़ किया आप कहते हैं कि जी स्पेंडिंग बढ़ा दें। अब एक घर में सरबराह है, आपके वालिद साहब हैं, आपकी वालदा हैं, जो भी घर को लीड कर रहा है या मैनेज कर रहा है फाइनेंस के मामलात को। अब उनको देखें कि फ़र्ज़ किया 1 लाख आमदनी आती है महीने में। अब 1 लाख आमदनी जब महीने में आई तो ये 2 ऑप्शन आगे फर्दर हो सकते हैं कि 1 लाख आया घर के अंदर। अब अम्मी जी ने, अब्बू जी ने, जो भी थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि 10,000 से ज़्यादा हमने खर्च महीने में नहीं करना, ठीक है। अब 10,000 जब खर्च नहीं करना तो 90,000 सेविंग में चला गया। इट्स मीन कि वो बैंक में रख सकते हैं व्हाट्सएवर जो भी। अब 10,000 में उन्होंने खर्चा करना है और जो करीब में 2-3 दुकानदार हैं उन्हीं से चीज़ों को लेनी पड़ती हैं। आपने वही चीज़ें उन्हीं से लेनी है, कहीं और मार्केट में नहीं जाते आप। अच्छा, जब उनसे लेंगे 10,000 महीने की, इट्स मीन कि 10,000 वो आपसे कमा रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ी। उनको पता है कि आपने इतने चीज़ें डिमांड की करते हैं और आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली वो आपके लिए वो इतनी चीज़ें परचेज़ करके उसने रखी होती है दुकानदार, अगर फैमिलियर है आपकी कंजम्पशन से। अब सरबराह घर का चेंज हो जाता है किसी से, या उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो कहता है जी नहीं, हम 10,000 सेव करेंगे, 90,000 खर्च करेंगे। अब जब खर्च करेंगे तो हर एक को कहा जाता है कि जी 20-20 हज़ार आप सब लोगों को दे दिया जाता है, आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जब हर एक के पास पैसा आएगा तो डेफिनेटली वो भी शॉप पे जाएंगे और चीज़ें लेंगे, कभी रिफ़्रेशमेंट के, कभी ज़रूरियात, कभी कुछ। तो इससे क्या है कि जो ही गवर्नमेंट के, हम अगर घर में एक सरबराह को गवर्नमेंट ले लें, तो जो ही उसने स्पेंडिंग बढ़ाई, यानी कि 10,000 के बजाय 90,000, तो लोगों के पास, यानी कि घर के मेम्बरान के पास पैसा ज़्यादा आया। उसकी वजह से क्या है कि उस दुकानदार की दुकान चलना शुरू हो गई। सेम इसी तरीके से है कि गवर्नमेंट जब बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसमें पैसा डालती है, उसमें कंट्रैक्टर आ जाते हैं, उसमें ईंटों वाला काम शुरू हो जाता है, सरिये का काम शुरू हो जाता है, उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी इस्तेमाल होती हैं। लेबर की ज़रूरत बढ़ जाती है, तो लेबर जो काम करने वाले, पहले किसी को मेहनत मजदूरी का टाइम नहीं मिल रहा था या बल्कि ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अब वो जब जाके काम करते हैं तो उनके पास पैसा आता है। जब वो पैसा कमा के आते हैं तो वो उसको खर्च करते हैं। जब खर्च करते हैं तो इकानमी के अंदर डिमांड चीज़ों की बढ़ती है, यानी कि लोग आलू, प्याज, टमाटर, घी, चना जो भी है उसकी ज़रूरत बढ़ने लगती है। अदरवाइज़ कोई मुश्किल से गुजारा कर रहा हो, तो यानी कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाती है तो इकानमी के अंदर डिमांड बढ़ती है। नो एज डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये क्या है डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स? इससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन द मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट खर्चे करेगी, प्रोजेक्ट लगाएगी, उससे जो लोग 20 किस्म के हैं वो पैसा कमाएंगे, और 20 किस्म के जब पैसा कमाएंगे वो जाके 20 दुकानदारों से या 40 दुकानदारों से चीज़ें खरीदेंगे। 40 दुकानदार का फिर और काम शुरू हो जाएगा, मंडियों में काम शुरू हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि डिमांड साइड बढ़ने से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। के आइडिया दैट वन स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट रिजल्ट्स इन मैनी मोर इन द प्राइवेट सेक्टर। कि गवर्नमेंट ने $1 डाला, उस डॉलर की वजह से पूरे तालाब के अंदर या उसके अंदर माशरे के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो गई। अब दूसरे नंबर पे ये भी कहें कि आप मछलियों का तालाब है, उसके अंदर खुराक थोड़ी सी डालते हैं तो मछलियाँ भागी आ जाती, पूरी एक खुराक थोड़ी सी डाली लेकिन सारी हलचल हो गई। सेम इस तरीके से कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इसके बाद है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। इफ़ सेट अप प्रॉपरली फिजिकल पॉलिसी कैन ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज द इकोनॉमी। टैक्सेस क्या है, लो इनकम, जिनकी लो इनकम होती है, लो टैक्सेस एंड मोर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, यानी कि जिनकी लो इनकम होती है उनके पास टैक्सेस उनको कम पे करना पड़ते हैं और उनके पास पेमेंट, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ये एक बंदे की 1 लाख तनख्वाह है और उसको 10,000 टैक्स पे करना पड़ता है, दूसरा इंडिविजुअल है उसके 5 लाख तनख्वाह है, उसको 2 लाख टैक्स पे करना पड़ता है। तो इट्स मीन के प्रोपोर्शन निकालें तो जो हायर इनकम वाला है उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा और पेमेंट उसको कम खर्च करने को मिली रिलेटिव टू द इनकम लेवल ऑन टैक्सेस की रेशो के हिसाब से। अच्छा, ये तो पहले हमने बात की डिमांड साइड पे। अब सप्लाई साइड पे अगर आ जाएं तो सप्लाई मीन कि जो चीज़ें मार्केट के अंदर आएंगी। बिलीव दैट द इकोनॉमी शुड वर्क टू इंक्रीज सप्लाई, कि इकोनॉमी खुद काम करे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ें जिससे सप्लाई बढ़े। यानी कि जैसे कि करंट गवर्नमेंट कहती है कि जी हर एक को काम करने का मौका दिया जाए। इट्स मीन के जो हट इंडस्ट्री है या फिर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें।
लोग चीज़ें बनाएं और सस्ती भी बिकें, तो जाके इकोनॉमी के अंदर वो अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, जिससे क्या है कि वो रोज़गार कमाते हैं। ऑटोमेटिकली जब सप्लाई होगी तो लोग उसको डिमांड करेंगे। एक जगह पे दुकान ही नहीं है, वहाँ पे ना तो कोई मांगेगा ना कोई खर्च करेगा। अगर एक दफ़ा बन जाती है, इट्स मीन कि सप्लाई हो गई, डिमांड करने वाले लोग खुद आ जाएंगे। टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल विल रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, कि गवर्नमेंट इतने टैक्सेस इतने कंट्रोल करेगी तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शन कम हो जाती है। टैक्सेस दैट आर टू हाई विल डिस्करेज वर्क, जब चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग उस इंडस्ट्री से निकल जाएंगे। कोई भी एरिया देख लें जहाँ पे हर बंदे को इंडिविजुअली टैक्स पे करना पड़ता है, तो उससे लोग कतराते हैं। शोन बाय दी लेफर कार्व, इसको लेफर कार्व के नाम से कहते हैं, कॉल्स फॉर लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स कट, कि इसको क्या कहते हैं कि इसमें जो सप्लाई साइड है, गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप खर्चा भी कम करें और टैक्सेस भी कम लगाएं। अब अगर हम इन चीज़ का रिव्यू करें, व्हाट आर द टू मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट केन्शियन इकोनॉमिक सीक्स टू एड्रेस। केन्शियन की जो इकानमी है, जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड पे हमने बात की, बिजनेस एंड पर्सनल टैक्सेस उसको एड्रेस करता है, और मिलिट्री एंड अदर डिफेंस स्पेंडिंग उसके बात करता है कि गवर्नमेंट खर्चे करती है। पीरियड ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन, के पीरियड ऑफ रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यानी कि टैक्सेस कम करना चाहिए और स्पेंडिंग भी कम करनी चाहिए। और डिप्रेशन, और अगर रिसेशन से डिप्रेशन में है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कम लेने चाहिए, स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। डिप्रेशन से निकल जाएंगे लोग, जो है वो कमाएंगे तो खर्च भी करेंगे। और इन्फ्लेशन हो तो गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, ये इससे डील करता है। फॉरेन एड एंड डोमेस्टिक स्पेंडिंग, कि जब आप फॉरेन एड ज़्यादा लेंगे तो इट्स मीन के पैसा इनफ्लो करेगा और डोमेस्टिक स्पेंडिंग भी बढ़ती है। गवर्नमेंट टैक्सेस और स्पेंडिंग कैटेगरीज दैट चेंज इन द रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द जीडीपी और इनकम आर कॉल्ड, इसको यानी कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो किस तरीके से लगाती है, और उनकी स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कितने इनिशिएट करती है, तो इससे क्या होता है, ये फिस्कल पॉलिसी होती है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना है। तो स्पेंडिंग, अगर रिसेशन चल रहा है यानी कि बूम है, तो उसमें गवर्नमेंट को क्या है कि अपने प्रोजेक्ट कम करने चाहिए। और जब डिप्रेशन का पीरियड है तो गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट ज़्यादा लॉन्च करने चाहिए, पैसा मार्केट के अंदर लेके आना चाहिए। तो इनकम्स इक्वलाइजर भी होता है, एक्सपेंडिचरी एड्स होती हैं। इसके बाद है बजट डेफिसिट एंड नेशनल डेट। आपने सुना होगा कि बजट डेफिसिट इतना है, यानी कि आपके घर में अगर फ़र्ज़ किया 10 लाख के खर्चे हैं और आपकी इनकम 8 लाख है, तो 2 लाख आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो कमी होती है इसको कहते हैं बजट डेफिसिट, यानी कि आपकी स्पेंडिंग 10 लाख है, इनकम 8 लाख है, तो ये कमी जो है इसको डेफिसिट कहते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आपके खर्चे 8 लाख हैं और आपकी इनकम 10 लाख है, तो 2 लाख आप एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, इसको कहते हैं सरप्लस बजट या बजट सरप्लस। तो नेशनल डेट कब होता है, जब डेफिसिट होता है, यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होती हैं, तो उसको वो स्पेंडिंग का जो गैप है पूरा करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। वो डोमेस्टिक सोर्सेज से भी लिए जा सकते हैं, बैंक्स वगैरह से भी, और बाकी भी जो लेंडर हैं, और बाकी फॉरेन सोर्सेज से भी, जैसा कि IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरीके से जो एशियन बैंक वगैरह, उनसे भी फ़ंड लिए जाते हैं। अब ये एक तस्वीर है, बच्चे ने लिखा हुआ है, I am already 38,375 in debt and I only own a doll house। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं पहले से ही 38,375 की मकरूज़ हूँ, रुपये में कहें या डॉलर में कहें, लेकिन मेरे पास है क्या? इसके जवाब में मेरे पास एक गुड़िया का घर है, डॉल हाउस है। डेफिसिट्स एंड नेशनल डेट्स, कि डेफिसिट जब आपके होंगे, यानी कि आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हैं और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कम है, तो आपको डेफिनेटली कर्जे लेने पड़ते हैं। वो क्या है? द फेडरल बजट इज़ रेयरली बैलेंस्ड। बाद का कोई ऐसा मुल्क हो जो कहे कि जी हमने 10 खरब का रेवेन्यूज़ हैं और 10 खरब की हमारी स्पेंडिंग है। जब आपके रेवेन्यूज़ और स्पेंडिंग एक जैसे हों तो उसको हम बैलेंस बजट कहते हैं। आइदर रनिंग सरप्लस और डेफिसिट, यानी कि बैलेंस नहीं होगा तो उसका फिर 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या बजट डेफिसिट हो सकता है या बजट सरप्लस हो सकता है। 2 ways टू कम्बैट द डेफिसिट, जो आपकी कमी होती है पैसे की या डेफिसिट बजट होता है, इसको 2 तरीक़ों से आप पूरा कर सकते हैं। एक तो क्रिएट मनी, आप खुद पैसे को प्रिंट करें, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? मे लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, इससे चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। दूसरा सोर्स क्या है? बारो मनी, लोगों से उधार लें या बाहर से उधार लें। अगर आप लोन लेना तक चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड्स इशू करती है, और लोग बॉन्ड खरीदते हैं और पैसा जमा करवाते हैं, और उस पैसे से गवर्नमेंट अपने जो पैसे की कमी है उसको पूरा करती है। बारोइंग इंक्रीज द
डेट कि जो आपके कर्जे हैं उससे गवर्नमेंट के कर्जे बढ़ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अच्छा, इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स विद दी नेशनल डेट कि जब आपके मुल्क के कर्जे बढ़ते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है? बोरोइंग मनी क्रिएट्स अ नेशनल डेट, मुल्क के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। डेट इज़ नॉट द सेम एज द डेफिसिट, डेट इतना नहीं होता कि जितना आप लेते हैं, यानी कि आपको अगर 2 लाख कमी है पैसे की तो 2 लाख लेने के साथ साथ आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, आपने फिर बाकी भी खर्चे पूरे करने हैं। तो इट्स मीन कि जो डेफिसिट है, इट्स मीन कि ये नहीं है कि 2 लाख कम पड़ रहा है तो 2 लाख ही आप लोन लेंगे, उसके ऊपर भी आप बैंक में जाए ना, आप 10 लाख कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको पहले दिन ही 9.5 लाख देंगे, 50,000 वो काट लेंगे। तो इस तरीके से होता है, और फिर आपको हर मंथ में जो इनकम के ऊपर इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के साथ। प्रॉब्लम अराइज विद द नेशनल डेट कि जब मुल्क का कर्जा बढ़ता है उससे मसाइल भी बढ़ते हैं। क्या होते हैं? क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट कंपटीशन फॉर प्राइवेट बिजनेस, जो प्राइवेट बिजनेस होता है उनके अंदर मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है और वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। दिस इज़ नोन एज दी क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसको क्राउडिंग इफेक्ट कहते हैं कि जब इन्वेस्टर्स ज़्यादा होने लगते हैं और सारे एक ही तरफ चले जाते हैं, और बिहेवियरल फाइनेंस में इसको हर्ड बिहेवियर कहते हैं। इसके बाद है सर्विसिंग द डेट कि जो आपने डेट लिया है उसकी सर्विस चार्जेस जो आपसे डिमांड करेगा, जिस सोर्स से आपने लिया है तो वो भी आपको उसके इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो पेइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक ऐसा पैसा है जिसको आप नॉर्मली अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप उस पैसे को ज़ाया कर रहे हैं। रिव्यू करें तो ए बैलेंस बजट कौन सा होता है? बैलेंस बजट वो होता है ए बजट इन विच एक्सपेंडिचर इक्वल रेवेन्यूज़, यानी कि खर्चे और आमदन एक जैसी हो जाती है। ए बजट इन विच एक्सपेंडिचर डू नॉट इक्वल रेवेन्यूज़, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके विच एक्सपेंडिचर्स डू नॉट इक्वल रेवेन्यूज़ कि आपके खर्चे रेवेन्यू के बराबर नहीं होते। फिर उसका क्या होता है? ए बजट इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी, ऐसा भी बजट होता है फिर वर्दन कि जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ खर्चे करती है। ए बजट इन विच रेवेन्यूज़ इक्वल टैक्सेस कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो आपके टैक्सेस के बराबर चल रहे हैं, तो ये बैलेंस बजट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दी, तो यहाँ पे आपने रिव्यू क्या करना है? आपने देखना है कि इनमें से कौन सा बैलेंस बजट है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है, ए बजट इन विच एक्सपेंडिचर इक्वल्स रेवेन्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द नेशनल डेट, नेशनल डेट के साथ क्या क्या मसाइल जुड़े हुए हैं इन ऑप्शन में देख लें। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन डिफेंस एंड एजुकेशन, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द डेट, ये सही है। इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द डेट एंड टू मच इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको रिव्यू करने के बाद भी कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि हमने जो ओवरऑल चैप्टर में पढ़ा तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं थी। हमने घर के अखराजात, घर के मामलात, उनसे बातों को लेके चले। अगर आप घर के मामलात को समझ सकते हैं तो मुल्क का जो बजट या फिस्कल पॉलिसी है उसकी भी बुनियाद समझ सकते हैं। तो आगे चल के हमारे इस टॉपिक के रेलेवेंट जितने भी लेक्चर्स हैं जब आएंगे तो हम गवर्नमेंट के जो फिस्कल बजट 21-22 है उसको हम फोकस करेंगे। उस पर आपको समझनी होंगी चीज़ें और थोड़ी सी डिजिट्स का इस्तेमाल ज़्यादा उसमें आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने उसमें कंफ्यूज फिर भी नहीं होना, क्योंकि हम उनको चीज़ों को सिंपल तरीके से आसानी से समझने के काबिल बना के ही आपको प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स हार्वर्ड एकेडमी का ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे हमारा मेंशन है और हमारी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।